बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको इस्लामाबाद लेकर चलते हैं, जहां पर रेशमा जवान हो गई है। जी हाँ, रेशमा नामी खातून ने इससे पहले सफ़ेद पाउडर वाले खतूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भेजे थे, लेकिन रेशमा की पूरी तवज्जो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर है। रेशमा को और किसी अदालत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक और खातून जिनका नाम गुलशाद है, उनका पूरा फोकस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है। आप पूछेंगे वो कैसे? जैसे रेशमा ने सफ़ेद पाउडर वाले खतूत जिनके बारे में कहा जा रहा था, तज्जिया किया जा रहा था कि शायद उनके अंदर एंथ्रॉक्स हो, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजे थे। बिल्कुल उसी तरह से एक और खातून जिनका नाम गुलशाद है, उन्होंने ये खतूत, बिल्कुल इसी तरह के खतूत जो हैं वो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजे हैं। जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को ये खतूत भेजे गए हैं। अभी गुलशाद के काम को हैंडल कर ही रहे थे कि लाहौर से पता चला कि लाहौर में भी एक मोहद नामी, अब ये पता नहीं रेशमा के शौहर हैं, भाई हैं, कज़न हैं, या ये गुलशाद के कुछ लगते हैं। बहरहाल इनका नाम मोहद है। अब आप तीनों नामों की तरतीब देखें ज़रा, रेशमा, गुलशाद और मोहद। आप ज़रा इन तीनों नामों की तज्जिया करें तो पाकिस्तान के अंदर रेशमा तो चलें फिर भी थोड़ा बहुत कॉमन है, इतना कॉमन वो भी नहीं है। बहरहाल गुलशाद और मोहद जो हैं वो इतने कॉमन नाम नहीं हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कौन साइंसदान है और कहाँ से भेज रहा है। बहरहाल जस्टिस आमिर फारूक ने जब बातचीत की पुलिस के साथ और उनसे पूछा कि आपने कोई पता किया है कि हमें खतूत कहाँ से आए हैं, ये रेशमा कौन है, और आमिर फारूक साहब ने कहा रेशमा बॉर्डर के उस तरफ है, इस तरफ है। मतलब मुझे लगता है कि आमिर फारूक साहब रेशमा को किसी बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन समझते हैं और उसके साथ रोमांस में मुब्तला हो रहे हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो ये लव लेटर नहीं भेज रही, उनको एंथ्रॉक्स के लेटर्स भेज रही है। मुझे लग रहा है इसके अंदर तिब्बत पाउडर होगा, टेल्कम पाउडर होगा, सिर्फ डराने के लिए लोगों को। इसके अंदर वाकई ये एंथ्रॉक्स नहीं होगा, ये मेरा तजिया है, क्योंकि अगर होता तो इस तरह के सवाल जवाब ना किए जा रहे होते। लेकिन होता भी तो सानू की मीन के हमें कहाँ से पता लगना था? ना पाकिस्तान में किसी के पास एंथ्रॉक्स है, ना टेस्ट करने वाली लैब है, तो हमें कहाँ से पता चलना था? तो इसलिए वहाँ पर ये सारी बात एक मजाक ही बनी हुई है। और लग ये रहा है कि ये जो रेशमा, गुलशाद और मोहद, ये जो पूरा टब्बर है ना, ये कहीं एक जगह से एक्टिवेट हो रहा है। इनके पीछे साइंसदान कोई एक ही है और मकसद जजेस को डराना है। 6 जजेस के ख़त के बाद से ये सफ़ेद पाउडर वाले जो हैं ये खतूत हर जगह पर जजेस को भेजे जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी ये खतूत, मैंने जैसे आपको बताया, मोहद फाजल वल्द मंजूर अली शाह के नाम से ये मौसूल हुए हैं वहाँ पर ख़त। और जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस शजात हुसैन को ये मशकूक खतूत जो है ये मौसूल हुए हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग है कि जस्टिस आमिर फारूक ने जब पुलिस से बातचीत की और उनसे पूछा कि आपने इन खतूत के बारे में कोई रिसर्च की है कि ये कहाँ से आए हैं, तो इंटरेस्टिंग जवाब ये था उन पुलिस का कि जी हमने वो मोहर पढ़ने की कोशिश की है जो ख़त के ऊपर लगी हुई है, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा रही। जिस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि मेरे सेक्रेटरी ने तो पढ़ ली है और वो रावलपिंडी लग रहा है लिखा हुआ, आपसे नहीं पढ़ी जा रही। तो फिर हिजानी सी तबीयत के अंदर पुलिस के जो ऑफिसर थे, उन्होंने, बुखारी साहब थे मेरा ख्याल वहाँ पर, उन्होंने ये कहा कि हाँ जी रावलपिंडी तक तो पढ़ा जा रहा है, आगे नहीं पढ़ा जा रहा। आगे पढ़ के आपने अपने मतलब मुझे समझ आ ही गए कि आपने अपना क्या सकवाना होगा। मतलब आपको फिर मुक्के पड़ेंगे, इसलिए बेहतर है कि आप रावलपिंडी से आगे कुछ ना ही पढ़ें। बहरहाल आमिर फारूक साहब ने यह कहा कि ये लग रहा है कि शायद जीपीओ चौक इसके ऊपर लिखा हुआ है, या जीपीओ जो मेन है वहाँ की मोहर लग रही है। ये मकालमा हो रहा है, पुलिस ऑफिसर ने गालबन ये कहा या शायद आमिर फारूक साहब ने, लेकिन दोनों के दरमियान में ये मकालमा हुआ कि रावलपिंडी लिखा हुआ है वो तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन आगे नहीं पढ़ा जा रहा। और अंदाज़ा लग रहा है कि ये मेन जीपीओ के पास से ये भेजे गए हैं और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को हम जो है वो कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको अभी से बता देता हूँ, ये मेरा इतना तजर्बा तो अब हो गया चीज़ों को देख के, कि इनकी सीसीटीवी फुटेज कभी सामने नहीं आएगी। ना रेशमा पकड़ी जाएगी, ना गुलशाद पकड़ी जाएगी, ना मोहद पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये तमाम के तमाम एक ही लोग हैं और एक ही जगह से ऑपरेट हो रहे हैं। और डेफिनेटली चौधरी निज़ामुद्दीन इनको ऑपरेट कर रहा है और चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से भेजे गए हैं। और अगर ये वाकई रावलपिंडी से भेजे गए हैं तो फिर तो अकल
को भी 21 तोपों की सलामी है कि शहर से बाहर जाके कहीं से पोस्ट कर लेने थे। रावलपिंडी, वो भी कैंट एरिया, वो भी बिल्कुल GHQ के करीब से ये GPO में से भेजे जा रहे हैं। बस फिर 21 तोपों को सलामी दी जा सकती। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ऐसे तमाम लोग जो एडवाइज़र्स हैं इनका कोई इलाज करना चाहिए। बहरहाल ये जो एंथ्रॉक्स के ख़त हैं या खतूत हैं, इन्होंने एक बचाल बर्पा किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जजेस घबराए हुए हैं और मकसद यही है कि जजेस को इतना डरा दिया जाए कि वो खुलकर बात ना करें, बताएं ना। क्योंकि जजेस को ये बताया जाए कि अगर आपके रिश्तेदारों को करंट लगाया जा सकता है तो फिर आपको भी एंथ्रॉक्स से मारा जा सकता है, इसलिए आप खामोश हो जाएं, इन चीज़ों के ऊपर बातचीत ना करें। तो पहली स्टोरी ये थी। अच्छा जी, दूसरी स्टोरी जो आपके सामने रखेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि मोहसिन नकवी साहब, उनसे सवाल पूछा गया कि मोहसिन नकवी साहब को फ़लाँ कमेटी से हटा दिया गया, वो उस कमेटी में चाहते थे, तो ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा खुदा का नाम ले, मोहसिन नकवी साहब को और हम कमेटी से हटा दें? वो जो कमेटी कहेंगे हम उनको डालेंगे। वो कमेटी से बड़े आदमी हैं, उनकी मेहरबानी है, जी हाँ, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ को वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनने दिया है, क्योंकि अगर उनका दिल करता तो वो ये भी खुद ही बन जाते। तो इससे आप राणा सनाउल्लाह साहब की तमाम लाचारी आपको समझ आ सकती, वो क्या बताना चाह रहे हैं। वो बवांगे दोहल बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी ही चौधरी निज़ामुद्दीन के आदमी हैं और हम तो बस ऐसे ही फिर तुर रहे हैं और मोहसिन नकवी जो चाहेंगे वो करेंगे। सुनिए राणा सनाउल्लाह क्या कह रहे थे। से वो कंटिन्यू हो गई है। अच्छा। बाकी नकवी साहब को उस कमेटी से दूर रखने की कोई वजह नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो वो कमेटी में आ जाएंगे या उस कमेटी की सरबराही भी उनको मिल जाएगी। चले, इसका तो सर आपने तसल्ली बख्श जवाब राणा साहब दे दिया। वो तो इससे और भी बढ़ के अगर चाहेंगे तो वो उनको मिल जाएगा। अच्छा सर, ये जरा बता दे कि हाँ, और बढ़कर क्या मिलेगा उनको? आप उनको, आप इन लोगों को छोटा ना करें आप। अच्छा। या उनको तैश ना दिलाएं। अच्छा। हमारे लिए उनके लिए उनके बहुत अच्छे और बड़े जो है वो बरादराना जज्बात हैं, वो कमेटी से महरूम नहीं किया जाएगा और उनका ख्याल रखा जाएगा और उनके साथ जो है वो हम मिल के काम करना चाहते हैं। सर वैसे मैं बड़ा हैरान हूँ सर राणा साहब कि आपको इन पे क्यों इतना प्यार आता है सर? इनको तो आप कह रहे हैं कि इससे भी बड़ा ओहदा मिल जाएगा, इससे बड़ा वजीर दाखिला से बड़ा फिर वजीर आजम ही होता है सर। चलो, उनकी मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बनना चाहता, पे इत्तफाक किया हुआ है, अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन अगर वो चाहे तो वो बन भी सकते हैं, इस वक्त इस पोजीशन में है। बिल्कुल सी राय नहीं होती। अच्छा, वो जो चाहे वो कर। आपने सुना कि राणा सनाउल्लाह बिल्कुल उनकी मूछें जो हैं वो अब 35 मिनट पीछे हो चुकी हैं। जो वो बिल्कुल ऊपर रखते थे मूछें, अब वो बिल्कुल उतनी नीचे चली गई हैं। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कहें कि याद होगा आपको वो मशहूर ज़माना शलवार जो धोकर सुप्रीम कोर्ट के बोर्ड के सामने डाली थी धरने के टाइम पे, उस शलवार को याद कीजिए जिस तरीके से वो धुली हुई शलवार सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर लटक रही थी। बिल्कुल राणा सनाउल्लाह साहब की मूछें अब वापस अपनी असली हालत पर आ गई हैं। क्योंकि मैं आपको जो अगली वीडियो सुनवाने लगा हूं वो सुनिए, क्योंकि बाद में मैं आपको पहली वीडियोस भी सुनवाऊंगा। अब वो इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, जेल में सहूलतों के बारे में क्या कहते हैं, इमरान खान को मिलने वाली सज़ाओं के बारे में क्या कहते हैं। वीडियोस ये 50-50 सेकंड की शायद 2 वीडियोस हैं, देखिएगा, क्योंकि उसके बाद जो मैं वीडियोस आपको दिखाऊंगा आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या ये वही राणा सनाउल्लाह हैं, क्या वही मूछे हैं, वही ताऊ है ताऊ जी का, या ये कोई और आदमी है। ये पहले स्टेटमेंट सुनिए। अच्छा राणा साहब ये बताइएगा, कुछ आपके जमात के लोग, जावेद लतीफ साहब जो हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ये जो कुछ हो रहा है, जमानतें वगैरह हो रही हैं, कल अमाद अजहर साहब की हुई, या जो 6 जजेस ने खत वगैरह लिखे, या जो कल सजा सस्पेंड हुई तोशा खाना में, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए ना, अभी भी सहूलतकारी हो रही है इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की। अगर उनकी ये बात दुरुस्त मान ली जाए तो कौन सहूलतकारी कर सकता है? या तो जुडिशरी कर रही है या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट भी उन्हीं की सहूलतकारी कर रही है। आपको ये लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई सहूलतकारी नहीं हो रही। जिन केसेस में आखिरी हफ्ते में सजा दी गई है, वो 31 साल जो सजा दी गई है, वो तो मेरा ख्याल है कि हमारे इलेक्शन को डैमेज करने के लिए दी गई थी, या अगर इस चीज का एहसास नहीं था तो फिर वो तो जो है वो उसने हमें बड़ा डैमेज किया। जो इमरान खान का या PTI का विक्टिम कार्ड है, हमदर्दी का कार्ड, वो बड़ा चार्ज हुआ उसके साथ। तो वो सजाएं जो है वो जिस अंदाज से दी है, जिस अंदाज से वो केस चले हैं, वो ठीक ही नहीं है। मैं एक
कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं खुद समझता हूँ कि वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो जिस जज के सामने जाएगी, अगर वो इंसाफ से काम लेगा तो क्या करेगा वो? अगर उसको या तो उसको रिमांड करेगा कि इसको दोबारा वापस भेजेगा, या फिर उसको बरी कर देगा। ये राज साहब आप बड़ी अहम और बड़ी बड़ी बात आप कर रहे हैं कि फिर इसका मतलब तो ये कि उनके साथ फिर इंसाफ नहीं हुआ, उनके साथ ज्यादती हुई, चाहे वो जिस वजह से भी हुई, चाहे विक्टिम कार्ड देना था और आपको हरवाना था, उसकी जो भी वजूहात थी। तो अगर केसेस सही नहीं चले तो फिर तो उनको मेरा ख्याल है कि बाहर ही आ जाना चाहिए जमानत पर। देखिए जी, जमानत अगर उसकी अदालतें लेती हैं तो ठीक है, आ जाए बाहर वो। हमें तो इस बात से कोई, हम उसके बाहर आने से घबरा नहीं रहे और किसी को हम बिला वजह अंदर रखने को तैयार नहीं। तो ये राज साहब, उस वक्त क्या आपको अंदाजा था इलेक्शन से पहले जब ये सजाएं हुई? आपने सुना कि राणा सनाउल्लाह किस तरीके से बता रहे हैं कि उनको सज़ाएं गलत दी गई, नहीं देनी चाहिए थी इस तरह से सज़ाएं। उनको सज़ाएं जो दी गई उससे हमदर्दी का एलिमेंट हुआ। इतने बुखलाए हुए हैं कि जब उनसे पूछा गया कि जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि सहूलतकारी हो रही है, तो क्या सहूलतकारी हो रही है? तो कहते हैं नहीं, सहूलतकारी नहीं हो रही। और साथ ही अगले जुमले में कहते हैं उनको जो सज़ाएं दी गई ना, उससे हमें नुकसान हुआ, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए सज़ाएं दी गई। ये राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं और इसका मतलब बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो जवेद लतीफ़ ने की। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो इतने डरे हुए हैं कि कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जवेद लतीफ़ वाली बात मैं नहीं कह रहा। लेकिन उसके बाद बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो जवेद लतीफ़ ने कही। तो इतने बुखलाए हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं और दिखाता हूं कि ये वही राणा सनाउल्लाह हैं। जी हाँ, ये वही ताऊ राणा सनाउल्लाह हैं जो ऐसी ऐसी धमकियां लगाते थे, जो कहते थे कि इमरान खान को मैंने कहाँ रखना है, बलूचिस्तान की मच जेल में रखना है, और वो भी वहाँ के मिर्ची वार्ड में। जी हाँ, उस वक्त इनकी जो मूंछें थीं वो सुप्रीम कोर्ट की उस बोर्ड के ऊपर गीली शलवार की मानद नहीं थी। उस वक्त इनकी मूंछें जो थीं वो बिल्कुल ऊपर कुंडे डाले हुए थे उन्हें, और राणा साहब ऐसे ही लगता था कि जैसे इन्होंने कटी हुई पतंगें जो हैं वो मूंछों की नोक के साथ फंसा के ही नीचे उतारनी है। उस टाइम राणा सनाउल्लाह क्या कहते थे, सुनिए। ये बताएं कि क्या ये मेरी इतला दुरुस्त है कि आप अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो जाहिर है ना पंजाब में रख सकेंगे, ना खैबर पख्तूनख्वा में रख सकेंगे, सिंध भिजवाना काफी मुश्किल होगा, तो अब इस्लामाबाद में ही आपने कोई इंतजाम कर लिया उनका? नहीं, मैं इसको बलूचिस्तान भेजूंगा। अच्छा। बलूचिस्तान जो है ना, मच जेल, हाँ, वहाँ पे एक है मिर्ची वार्ड, वहाँ पे भेजूंगा, वहाँ पे रखूंगा इसको मैं। मच जेल की मिर्ची वार्ड में रखूंगा इसको मैं। आपको पता है? और ये आए इस्लामाबाद, मुझे पता है मिर्ची वार्ड में क्या होता है। यानी इसको ये जो है ना, ये इतना याद करता है, उसको पता है कि मेरे ये ढाई चढ़ गया ना तो मैंने माफ नहीं करना। आपने सुना कि मच जेल और उसमें भी मिर्ची वार्ड, और कहते हैं कि मेरे काबू आ जाए, इसको मेरा अभी तक पता नहीं है। उसके बाद ज़रा अगली मशवरे देते थे वो राणा सनाउल्लाह। आज कहते हैं, आपने खुद ही सुन लिया कि हमें कोई तराज़ नहीं, उनको क्या सहूलत दी जाए इसमें कोई बुरी बात नहीं। ये भी कह रहे हैं कि उनको जेल से भी निकाल दिया जाए तो हमें कोई मसला नहीं। उस टाइम ये शख्स क्या कह रहे थे, ये ज़रा आपने खुद सुनना है और उसके बाद आपने गौर करना है कि वो कह रहे थे कि बार बार नहा लिया करें, टब में ही नहा ली। जो टब होता है ना, वो बाल्टी की तरह एक टब पड़ा होता है प्लास्टिक का। उन्होंने कहा वो शावर शुवर में पानी नहीं आना, टब में ही खान साहब नहा लें। अब की बातें सुने। अब ये सारा टब्बर, उधर कैप्टन सफदर साहब दुहाइयाँ दे रहे हैं कि इमरान खान के अंदर मौजें लगी हुई हैं, उधर जवेद लतीफ़ कह रहा है कि हमसे धोखा हो गया। यही राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि भले बाहर निकाल दें, भले सहूलत दें, हमें तो मसला नहीं। उस टाइम क्या कहते थे, सुने। शावर वहाँ पे वो टब भी होता है, वो टब के साथ नहा लें। वो अगर शावर वहाँ पे जो होता है वो वैसे ही दिखावे का ही होता है। अच्छा, सिर्फ लगाया होता है कि जी ये शावर लगा हुआ है, बाकी उस शावर से जो है वो नहाने वाला मामला नहीं होता। तो खान साहब जो है ये वो शावर को छोड़ें, वहाँ पे जो टब है उसके साथ नहाया करें। और गर्मी के मौसम में उनको एक और एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ कि वो रात को उठ के कम से कम 2-3 दफा नहाया करें। अच्छा, इससे क्या होता है? तो उससे जो है वो बिल्कुल उन्हें गर्मी का एहसास नहीं होगा। अच्छा, गर्मी का एहसास, इस वजह से गर्मी का एहसास नहीं होगा और नींद भी जो है वो ठीक आएगी। राणा साहब, और हमारी बाजी जिसने राणा सनाउल्लाह साहब को चुकथल के यहाँ तक पहुँचाया और इस उम्र में बेइज्जत करवाया सबके सामने, उनकी बिल्कुल स्टार्च निकल गई है। आप अगर कभी कोई कल्फ लगा हुआ कपड़ा देखें ना, तो वो कपड़ा ऐसे लगता है कि वो अपने साइज से और अपनी हैयत से कई गुना वजनी होता है, अकड़ा होता है। लेकिन सिर्फ अगर उसे गर्म पानी में डबो के निकाल दें तो वो कपड़ा टिश्यू पेपर की तरह बन जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि राणा सनाउल्लाह साहब को क्या हुआ है। राणा सनाउल्लाह साहब को कुछ नहीं हुआ। राणा सनाउल्लाह साहब की कल्फ
सिर्फ उतरी है सिर्फ। और अभी सोचें इमरान खान हुकूमत में नहीं है, अभी सोचें कि हम बदतरीन जो जुल्म है उनको फेस कर रहे हैं। अभी इमरान खान बदतरीन हालात के अंदर है और राणा सनाउल्लाह की फैसलाबाद की ये टर्म है, तबीयत 0-0 हो गई है, 0-0 नहीं, फैसलाबाद में ऐसी तबीयत को 0-0 कहते हैं। तो अभी तबीयत 0-0 हो गई, अभी माइनस में होनी है। वक्त देखिए कैसे बदलता है कितनी जल्दी। और जो मोहतरमा इनसे ये सब कुछ करवाती थी वो क्या कहती थी, सुनिए ज़रा। मुस्लिम लीग के शेरों ने पिछले 5 साल में राणा साहब का क्या नाम रखा था? क्या नाम रखा था? हकीम राणा सनाउल्लाह। और हकीम राणा सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। आपने सुन लिया कि हकीम राणा सनाउल्लाह साहब ने मेरा ख्याल कहीं गोली अपनी खुद ही खा ली है और इंतज़ाम करने से पहले गोली खा ली है। जो इंतज़ाम करता है ना बंदा, जैसे बाथरूम जाने का इंतज़ाम करना हो गोली खाने के बाद, या कोई और इंतज़ाम करना हो और बंदा गोली खा बैठे और बाथरूम का दरवाज़ा लॉक हो जाए, उसके बाद बाथरूम बंदा जा ना सकता और जमाल गोटे की गोली खा चुका हो, तो फिर सोचें क्या हाल होता है। वो अब पूरी नून लीग का हाल हुआ है, हर जगह पर दरकते फिर रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि अब किस तरीके से इस सारी चीज़ का हिसाब दें और जवाब दें। इसी सिचुएशन को लेके हम इनके अगले मायानाज, जो ये तो फैसलाबाद से थे, वो मायानाज आदमी शेखुपुरा से हैं, वो क्या कहते फिर रहे हैं। अब हम आपको उनके बयानात बताते हैं। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से अवाम ने हमें मुस्तरद कर दिया, हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की, हमें लगा था कि हम इस्टेब्लिशमेंट के गुनाह अपने सर ले लेंगे, इनके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन लोग इतना गुस्से में हैं इस्टेब्लिशमेंट के, वो उनके खिलाफ इतने ज़्यादा हैं, वो इतने उनसे मुतनफ़र हैं कि अवाम इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी खड़ा होगा उसको तबाह व बर्बाद कर देगी। और अवाम ने, हमने कंप्रोमाइज़ भी कर लिया लेकिन अवाम ने हमें गलत साबित किया और उन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज़ आपने किया है, हम तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाएगा उसकी हम तबाही कर देंगे। लोगों ने हमें वोट नहीं दिया क्योंकि हम फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए थे। अवाम ने हमें कहा कि ये इदारा पाकिस्तानी अवाम और आइन का दुश्मन है, अगर आप इनके साथ खड़े होंगे तो आप हमें कबूल नहीं हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये जावेद लतीफ़ कह रहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कानों में कि ये मैं कह रहा हूँ या वो कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। उस पर काशिफ अब्बासी आगे से उन्हें कहते हैं, आप तो फॉर्म 47 की हुकूमत हैं, आपको खुद पता है इस बात का, आप तो कंप्रोमाइज़ के अलावा कुछ है नहीं आपके पास। नून लीग को तो असूल की बात ही नहीं करनी चाहिए, नून लीग दुनिया को असूल ना सिखाए, जब दिल चाहा वोट को इज्जत दें, जब दिल चाहा पाँव में गिर जाएं, बातें बदल लें, डीलें कर लें। जावेद लतीफ़ की बातों की तशरीह सारी की सारी ये है कि हर जमात में फ़ौजी टाउट होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के टाउट होते हैं, मेरी जमात में लीडर समेत सभी टाउट है और अब हम फंस गए हैं। एक और प्रोग्राम में जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं, लेकिन पहले ये काशिफ अब्बासी साहब वाले जो क्लिप हैं ये सुन लीजिए। लेकिन वो असूल को थोड़े अरसे ही चला, फिर वो लंदन से वापस आए, थोड़े थोड़े असूल याद थे, फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हुए और अब तो कॉम्प्रोमाइजेस ही हैं सर। आप तो डायरेक्ट डीले करके आए, आप तो 47 की गवर्नमेंट है, आपको खुद पता है इस बात का। ये बात ठीक है गलत है? मेरी वजूद में एक बात कहने लगा सर, यहाँ पे रुक। इसका मतलब है फिर आप लोगों को तो असूल की बात करनी नहीं चाहिए। जब आपका दिल करता है आप वोट को इज्जत दिलाते हैं, जब आपका दिल करता है डीले कराते। अच्छा, यहाँ आ जाए, फिर तो असूल की बात ना किया, यहाँ दुनिया को असूल फिर PMLN ना सिखाए, कोई भी सियासी जमात ना, क्योंकि इसमें हर मुल्क में, इस मुल्क में हर सियासी जमात अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इस मुल्क के अवाम को बेचा है, अपने असूल बेचे और अखलाकियात का जनाजा निकाला। एम आई राइट और रॉन्ग? पहले मुझे ये बताएं। मैं इसी पे आने लगा। सुन लिया आपने? अब मैं आपको सुनवाता हूं कि इन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम में क्या कहा है। वो आप सुनेंगे तो तबीयत और भी बाग बाग हो जाएगी, क्योंकि हामिद मीर साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने, जो आपको हमने रिपोर्ट की थी कि 2 अंग्रेजी की गालियां और बाकी सारी पंजाबी की गालियां वो जो दी थी वो किसके थ्रू दी थी, वो हामिद मीर साहब को भी पता है और मुझे भी पता है। हामिद मीर साहब ने ये कहा कि अगर मैं आपको बता दूं कि वो किसके थ्रू पैगाम आया था तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। वैसे वो पैगाम किसी और के थ्रू आया होगा, गालियां बराह रास्त वो लीवर ब्रदर वालों के तावन से बराह रास्त ही पड़ी थी, बिल्कुल। तो वो जो बराह रास्त गालियां पड़ी थी फ़ोन के ऊपर, उसके ऊपर जावेद लतीफ़ ने आगे से कहा कि आप मुझे बताएं ना बताएं, मेरे तो 14 तबक पहले से ही रोशन है। ये ज़रा सुनिए इनके 14 तबक कैसे रोशन हुए, ये ज़रा वीडियो सुनिएगा। मुझे ये बताएं कि वो दोनों जो साहबान हैं, ख्वाजा आसफ ने कहा एक की तरफ से मुझे धमकी आई कि मैंने ये बात की। और आपको ये पता है धमकी किसके जरिए आई? ये मुझे पता नहीं कि किसके जरिए आई। ये अगर मैं आपको बता दूं तो आपके 14 तबक रोशन हो जाए। लेकिन मेरे 14 तबक तो पहले ही रोशन हो गए हैं।
मैं जो बात करता हूँ मुझे मेरे 14 तबक रोशन इस तरह हैं। आपने सुना, ये वही जवेद लतीफ़ हैं जो कहा करते थे, याद कीजिए, ये इन्हीं टेलीविजन पर बैठ के जवेद लतीफ़ कहते थे कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी और सजाएं मिलनी है, अभी तो 9 मई में सजाएं मिलनी है, अभी तो इनसे एक एक हिसाब लेना है। ये इनकी तबीयत भी 0-0 होने से पहले जवेद लतीफ़ साहब की भी हालत ये थी कि जैसे रिक्शे के टायर के अंदर ट्रक जितनी हवा भर दी जाए, तो जिस तरीके से वो टायर पागल हुआ फिरता है, वही काम जवेद लतीफ़ साहब का था। अपने साइज, अपने हैयत से ज़्यादा फूक भर गई थी इनमें। हवा को पंजाबी में फूक कहते हैं, तो ज़्यादा फूक भर गई थी इनके अंदर और समझ नहीं आ रही थी कि किस में जाके लगें। तो अब गुब्बारे के अंदर ज़्यादा फूक भर देना और उसके बाद गुब्बारे को नीचे से खोल दें, तो गुब्बारा ऐसे पागल होके उड़ता फिरता है पूरे कमरे के अंदर, जिस तरीके से उसने मार्स पे पहुंचना हो या इतना बड़ा को मज़ाइल हो जिसने पूरा हिंदुस्तान उड़ा देना हो। इनकी हालत बस उस पकाने जैसी थी। पकाना पंजाबी में गुब्बारे को कहते हैं, तो इनकी हालत उस पकाने जैसी थी जिसमें काफ़ी सारी हवा खोल के भर के उसको नीचे से खोल दिया और उसके बाद इनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं किधर जाऊं और हम क्या करें। और अब ये कहते फिर रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे, अवाम ने हमें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हमने अवाम की हमदर्दी हासिल करनी पर गोद से नहीं उतरना। हमारी बाजी मरियम ने चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी रहना है, हमारा जो छोटा चेतन है उसने प्राइम मिनिस्टर भी रहना है, हमने वजारतें भी करनी है, हमने जो है वो हेलीकॉप्टर्स भी ख़रीदने हैं, हमने माल पानी भी खाना है, हमने करप्शन भी करनी है, तमाम हमने हर तरीके से अपने चूहे लगाने हैं, लेकिन हमने साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों से हमदर्दियाँ भी बटोरनी हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई सिचुएशन। अब आपके सामने अगली खबर रखते हैं। अगली खबर ये है कि मोहसिन नकवी साहब और के बाद मोहसिन नकवी तो नून लीग पर भारी हुए, उधर वाडा साहब जो हैं वो MQM और पीपल्स पार्टी पर भारी हुए। वाडा साहब को जिताना पड़ा है, बग़ैर असम्बली में आए हुए वो जीते हैं, सिंध असम्बली में भी नहीं आए। और जितने भी बड़े बड़े मैं यही कहूँगा तजिया निगार है, वो कहते हैं कि भुट्टो साहब की पार्टी को ये क्या हो गया, उनके साथ कैसे हुआ कि वाडा साहब नहीं आए। और सबको पता है कि वो किन के सेनेटर हैं और किस वजह से पीपल्स पार्टी और MQM को उन्हें वोट देना पड़ी। नुसरत जावेद साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाजा उठाने के लिए 4 कंधे चाहिए होते हैं। मोहसिन नकवी साहब, काकड़ साहब और वाडा साहब 3 कंधे मौजूद हैं, चौथा कंधा जो है वो ढूंढना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एक दोस्त ने यह भी कहा कि वो जो बूट रखा था इन्होंने टीवी प्रोग्राम में, वो अब लाकर असम्बली के ऊपर रख दिया है फैसल वाडा साहब ने। एक दोस्त ने और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो तजिया किया, बल्कि जो चांडियो साहब हैं उन्होंने, मौला बख्श चांडियो साहब ने ये कहा कि भुट्टो जिंदा होते तो आज फैसल वाडा जो है वो सेनेटर ना होते। उन्होंने बेनज़ीर साहब का नहीं कहा, सीधा पीछे डायरेक्ट 1977 में गए और कहा कि भुट्टो जिंदा होते। इसका मतलब आज पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली ये मान लिया कि भुट्टो साहब जिंदा नहीं हैं, और क्योंकि हमेशा वो यही कहते हैं कि जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। और आज भुट्टो साहब की बरसी भी है, आज ही के दिन उन्हें फांसी दी गई थी 4 अप्रैल को 1979 को गालिबन उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। तो आज उनकी बरसी भी है, हमारी दुआ है उनके लिए कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और भुट्टो साहब की जो ये फांसी है इसके ऊपर हमने एक खसूसी वीलॉग रिकॉर्ड करवाया है, पूरी हिस्ट्री आपको दी है कि भुट्टो साहब कैसे गिरफ्तार हुए थे। बहुत जल्द रिलीज़ करेंगे, कोशिश करेंगे अगर आज ही हो जाए, अगर हुआ तो आपको इन्फॉर्म करेंगे और कोशिश होगी कि उस वीलॉग को जल्दी रिलीज़ करें ताकि हम आपको पूरी एक डिटेल में बता सकें कि भुट्टो साहब के आखिरी जो महीने थे, साल थे, क्या क्या गलतियां की, किन गलतियों की वजह से गिरफ्तार हुए, मामलात कहाँ से बिगड़े, किस तरीके से अदालती कत्ल उनका किया गया, कौन कौन सा जज मुलव्वस था, उस वक्त के चौधरी निज़ामुद्दीन ने किस तरीके से सब कुछ इस्तेमाल किया, पूरी हिस्टोरिक डिटेल आपके सामने हम रखेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने ये है कि बच्चों की किताबें नहीं ली गई और बच्चों की किताबें लेने की बजाय बाजी जो हैं वो अपना हेलीकॉप्टर ख़रीद रही हैं। 10 अरब रुपए देने थे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने ऐसे तमाम वेंडर्स को जिन्होंने स्कूल के बच्चों की किताबें छापी थी। आपको पता है पंजाब में फ्री बुक्स दी जाती हैं स्कूल के बच्चों को। 10 अरब रुपए की अभी पेमेंट रहती थी, इस वजह से इस दफ़ा स्कूल के बच्चों को किताबें नहीं मिल रही। तो बाजी ने कहा बच्चे बाद में पढ़ छट जाएंगे। मैं कौन सा पढ़ी थी, मैं भी तो पढ़े बगैर ही चीफ मिनिस्टर बन गई हूँ। तो उन्होंने अब नया काम रखा है कि पढ़ाओ छड़ाओ ना बच्चों को, जो बच्चे कम पढ़ते हैं, नालायक होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो अब वो पूरे सूबे को यही बताएंगे कि बच्चों को पढ़ाने का फ़ायदा नहीं। तो जो किताबों के पैसे थे उनसे उठा के बाजी अब हेलीकॉप्टर खरीद रही नया 3 अरब रुपए का। जी हाँ,
3 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर बाजी खरीदने जा रही हैं, उसी जगह पर जहां बच्चों के पास ख़रीदने को किताबें नहीं हैं। और इसके साथ साथ कुछ और ख़बरें भी हैं, वो शामिल करते, लेकिन अब वीलॉग का वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगले वीलॉग में इन चीज़ों को कुछ को शामिल करूंगा। और जैसा मैंने आपसे वादा किया कि भुट्टो साहब के ऊपर हमने एक पूरा डिटेल्ड वीलॉग बनाया है, उनकी पूरी हिस्ट्री के ऊपर कोशिश करेंगे आज रिलीज़ करने की। हो गया तो इस वीलॉग के आखिर पर उसका लिंक होगा, और अगर आज ना हो सका तो इंशाल्लाह कल या परसों उस वीलॉग को आपके सामने लाएंगे। हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्री है वो, पूरी तफसील में हमने बताया कि भुट्टो साहब से क्या गलतियां हुई और फिर उनका किस तरीके से अदालती मर्डर किया गया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।